हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दी लर्नर पॉइंट। अपने आज आगे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पेपर की जनरल साइंस के लिए, जिसमें लास्ट में अपने केमिकल रिएक्शनें कर रखी हैं, उसी को आगे बढ़ाते हैं। आज अपने रिएक्शन करते हैं संकलन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? संकलन अभिक्रिया। ये रिएक्शनें तो चलो ठीक है, याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो इसके कैटालिस्ट जो होते हैं ना, तीर के ऊपर उत्प्रेरक, वो जरूर याद करने हैं। जैसे कि प्लेडियम को लिखते हैं Pd से, अथवा निकल यानी कि Na। जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जिनके कारण अभिक्रिया भिन्न दर से बढ़ती है। यानी कि उत्प्रेरक ये जो होते हैं, ये देखो, ये डबल बॉन्ड वाले थे, उत्प्रेरक निकल डाल दिया, और भी क्या डाल सकते हैं, प्लेडियम भी डाल सकते हैं। तो ये डबल बॉन्ड है, जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूटेगा, इसकी वैलेंसी भी खाली, इसकी भी एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, तो एल्कीन से क्या बन जाएगी, एल्केन बन जाएगी। और ये जो कैटालिस्ट होते हैं, उत्प्रेरक हैं, वो क्या है, अभिक्रिया जल्दी कराने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे जो अभिक्रिया को प्रेरित नहीं करते, ऐसे नहीं कि प्रोडक्ट चेंज कर देंगे, एल्कीन से बनेगी तो एल्केन ही, चाहे आप उत्प्रेरक ले लो चाहे ना ले लो, पर इसकी दर होती है, इसके बढ़ने की जो दर है ना, उसको क्या करते हैं, इंक्रीज। निकल उत्प्रेरक का उपयोग करके साधारणतः वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में इस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे लगा लो इम्पोर्टेंट या 2-3 स्टार। जो अपने तेल होता है ना, वनस्पति तेल, वो कैसा होता है, अनसैचुरेटेड होता है, डबल बॉन्ड वाला। उसको घी में बदलने के लिए, किस में बदलने के लिए, घी में बदलने के लिए कौन सा उत्प्रेरक डालते हैं, निकल उत्प्रेरक। यानी कि वहाँ पे ये वाली रिएक्शन होती है। वनस्पति तेलों में साधारणतः लंबी अनसैचुरेटेड कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं, अंडरलाइन, जबकि जंतु वसा में संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं। जो अपनी फैट होती है, घी होती है, उसमें क्या होती है, सैचुरेटेड, और जो तेल होती है वो उसमें क्या होती हैं, अनसैचुरेटेड। आपने देखा होगा कि कुछ विज्ञापनों में कहा जाता है कि वनस्पति तेल स्वास्थ्य वर्धक होते हैं, सुना है आपने। साधारणतः जंतु वसा में संतृप्त वसामल होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं। भोजन पकाने के लिए असंतृप्त वसा अम्लों वाले तेलों का उपयोग करना चाहिए। तो देखो, यदि पूछ ले तेल और घी में से, दोनों में से स्वास्थ्य वर्धक और हानिकारक कौन से होते हैं, तो जो तेल होते हैं वो स्वास्थ्य वर्धक होते हैं, डबल बॉन्ड वाले, और जो हानिकारक होते हैं वो कौन से होते हैं, अपने घी वाले हो गए। तो अपने को कैसे तेल का यूज़ करना चाहिए, जो क्या हो, अनसैचुरेटेड। ये लाइन यहाँ पे लिखी है एनसीईआरटी में, और वहाँ पे स्टेटमेंट में आ सकती है पेपर में। भोजन पकाने के लिए असंतृप्त वसा वाले अम्लों का उपयोग करना चाहिए। उसके बाद क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन का मतलब है एक्सचेंज कर दो। जैसे ए और बी दो दोस्त थे, सी उसको देख रहा था, बाद में क्या है, सी ने यहाँ पे बी को क्या कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया, और ए और सी का बॉन्ड बन गया, और बी क्या रह गया, अकेला रह गया। तो यहाँ पे सी ने प्रतिस्थापन किया है बी का। संतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यधिक अनविकृत होते हैं तथा अधिकांश अभिकर्मकों की उपस्थिति में अक्रिय होते हैं। हालांकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तीव्र अभिक्रिया में क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन में संकलन होता है। क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन करते हैं, इनको प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो याद रखना, जो सैचुरेटेड होते हैं, जो डबल बॉन्ड वाले होते हैं, उन्हें पैराफिन बोलते हैं। एल्केन को क्या बोलते हैं, पैराफिन। पैराफिन का मतलब होता है ये निष्क्रिय होते हैं, जल्दी से किसी से रिएक्शन नहीं करते, इनको काफ़ी सारी ना सिचुएशन देनी पड़ती हैं, फिर ये क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। क्योंकि एक प्रकार के परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह दूसरे का स्थान लेते हैं, साधारणतः उच्च समजातीय एल्केन के साथ उनके उत्पादों का निर्माण। जैसे ये आपने क्या ले लिया, एल्केन। एल्केन में मेथेन है, इसका एक हाइड्रोजन हटा के और इसका एक Cl लेकर क्या बना दोगे, HCl। इसकी जो एक वैलेंसी खाली है वहाँ पे आके जुड़ जाएगा Cl, तो क्या बन जाएगा, CH3Cl। ये रिएक्शन हुई है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। बाई चांस सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति ना हो तो टेम्परेचर दे सकते हो 523 से 723 केल्विन, ऑलमोस्ट इतना सही होता है। कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक जैसे कि एथेनॉल, एथेनॉल तो जानते हो, और एथेनोइक अम्ल, यानी कि ये तो COH ग्रुप वाला है और ये OH ग्रुप वाला है, इनके बारे में पढ़ते हैं।
अनेक कार्बन यौगिक हमारे लिए अनमोल होते हैं, किंतु यहाँ हम व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण 2 यौगिक एथेनॉल और एथेनोइक अम्लों के गुणधर्मों का अध्ययन करेंगे। तो यहाँ से एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इसकी एक एक लाइन सुनते जाना। एथेनॉल के गुणधर्म। एथेनॉल कक्ष के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। आपने ड्रिंक देखी है, शराब, हार्ड ड्रिंक, एथेनॉल, उसका सूत्र क्या होता है, C2H5OH। वो कैसी होती है, कमरे के ताप पर लिक्विड ही होती है। एथेनॉल के गलनांक और क्वथनांक के लिए सारणी 4.1 देखिए, छोड़ो अपने को क्या लेना है। सामान्यतः एथेनॉल क्या होती है, अल्कोहल। आहो, मैंने अभी बताया था तथा ये सभी अल्कोहल पेय पदार्थों का महत्वपूर्ण अवयव होता है। इसके अतिरिक्त यह एक अच्छा विलायक है। ये किसी चीज़ को घोलने के लिए अच्छा है, घोलना हो ना तो दारू के अंदर कोई चीज़ घोल लो, अच्छा विलायक है। जैसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन सा है अपना, वाटर। इसलिए इसका उपयोग देखो यहाँ पे है काम वाली बातें। इसलिए इसका उपयोग टीचर आयोडीन, कहाँ पे, टीचर आयोडीन, कफ सिरप वाली आती है ना, अपने खांसी वगैरह में लेते हैं कफ सिरप, वो वाली, टॉनिक आदि जैसी औषधियों में होती है। तो ये कहाँ होता है, ये एथेनॉल, ये एक बार तो आ चुका है। टीचर आयोडीन, कफ सिरप और टॉनिक, कफ सिरप और टीचर आयोडीन, कफ सिरप और टॉनिक, 3 बार बोल दिया, याद होना चाहिए। एथेनॉल को किसी भी अनुपात में जल में मिलाया जा सकता है। तनु एथेनॉल की थोड़ी सी भी मात्रा लेने पर नशा आ जाता है। हालांकि अल्कोहल पीना निंदनीय है, कहते हैं ना दारू नहीं पीनी चाहिए, लेकिन समाज में बड़े पैमाने पर प्रचलित है, ठीक है। लेकिन शुद्ध एथेनॉल देखो, परिशुद्ध अल्कोहल की थोड़ी सी भी मात्रा घातक सिद्ध हो सकती है। इसलिए कोई भी जो ड्रिंक लाते हैं ना उसमें प्योर नहीं देते, क्योंकि प्योर दे तो वो हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल है। इसलिए उसके अंदर क्या मिलाया जाता है, पानी। काफ़ी समय तक अल्कोहल का सेवन करने से स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो ये तो देखो व्यवहारिक बातें हैं, ये तो मजाक की बातें होती हैं, थोड़ा इंटरेस्ट मोल बनाने के लिए काम की बातें ये है। टीचर आयोडीन, कफ सिरप और टॉनिक में क्या यूज़ हो रहा है अपना, एथेनॉल। चलो आगे, एथेनॉल की अभिक्रिया। मान लो ये एथेनॉल ले लिया आपने, इसकी सोडियम के साथ रिएक्ट करवाओगे ना, तो ये जो हाइड्रोजन है, अब यहाँ पे 2 लिए, ये भी 2, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, एक में से एक, 2 में से 2 हाइड्रोजन निकल के H2 गैस, और ये 2 सोडियम यहाँ पे जुड़ जाएंगे, यानी कि ये बन जाएगा सोडियम एथॉक्साइड। तो ये फॉर्मूला याद रखना, CH3CH2ONA, सोडियम एथॉक्साइड। अल्कोहल सोडियम से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं, प्रोडक्ट याद रखना, हाइड्रोजन गैस निकलती है। एथेनॉल के साथ अभिक्रिया में दूसरा उत्पाद सोडियम एथॉक्साइड बनता है। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा दूसरा पदार्थ धातु से क्रिया कर हाइड्रोजन बनाता है, कि कौन सा दूसरा पदार्थ धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन बनाता है? तो एक अम्ल बनाता है ना, धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तब भी कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की विधियां, असंतृप्त यानी कि डबल बॉन्ड कैसे बनाएंगे, अल्कोहल ले ली उससे डबल बॉन्ड, अब यहाँ से ये तो OH है और एक यहाँ से H निकल जाए तो H2 निकल जाएगा, तो यहाँ पे वैलेंसी खाली होगी, तो यहाँ पे बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये किसकी प्रेजेंस में होता है, गर्म कंसंट्रेशन H2SO4 की। 443 केल्विन ताप पर एथेनॉल को अधिक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर एथेनॉल का निर्जलीकरण, वाटर का बाहर निकलना क्या कहलाता है, निर्जलीकरण होकर एथीन बनती है। इस अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल निर्जली कारक के रूप में काम में आता है। तो यहाँ पे पूछ ले कि H2SO4 का वर्क क्या है, एज ए निर्जली कारक, डिहाइड्रेशन, जो एथेनॉल से जल को अलग करता है। सजीव प्राणियों पर अल्कोहल का क्या प्रभाव पड़ता है, जब अधिक मात्रा में एथेनॉल का सेवन करते हैं तो इससे उपापचयी क्रियाएं, जो अपनी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन है वो धीमी हो जाएंगी तथा केंद्रीय तंत्रिका, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कमजोर हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप समन्वय की कमी, मानसिक दुविधा, उनिंदापन और सामान्य अंतर्वाद का कम हो जाना और भाव क्षमता आती। यद्यपि व्यक्ति राहत महसूस करता है लेकिन उसे पता नहीं चल पाता कि उसे सोचने समझने की क्षमता और मांसपेशी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। एथेनॉल के विपरीत मेथेनॉल की, अंडरलाइन, मेथेनॉल यानी कि CH3OH की थोड़ी सी भी मात्रा लेने से मृत्यु हो जाती है। यकृत में मेथेनॉल ऑक्सीकृत होकर मेथेनेल यानी कि एल्डेहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है और मेथेनेल लीवर की कोशिकाओं के घटकों के साथ शीघ्र अभिक्रिया करने लग जाता है, जिससे प्रोटोप्लाज्म उसी प्रकार स्कंदित हो जाता है, सिकुड़ जाता है। तो मेथेनॉल तो बहुत ज़्यादा घातक है अपने लिए। जिस प्रकार
पकाने पर अंडा सुगंधित हो जाता है। मेथेनॉल चाक्षु तंत्रिकाओं को भी प्रभावित करता है, देखने वाली, जिससे व्यक्ति अंधा हो जाता है। एथेनॉल एक महत्वपूर्ण औद्योगिक विलायक है। औद्योगिक उपयोग के लिए तैयार एथेनॉल का दुरुपयोग करने के लिए इसमें मेथेनॉल जैसा जहरीला पदार्थ मिला दिया जाता है, जिससे ये पीने योग्य ना रहे। कई बार एथेनॉल के अंदर यदि थोड़ी सी अमाउंट मेथेनॉल बना देना तो अपने अंधे भी हो सकते हैं, मर भी सकते हैं, क्योंकि जो लीवर है इसका ऑक्सीकृत करके इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्डिहाइड यानी कि मेथेनेल में। अल्कोहल की पहचान करने के लिए इसमें रंजक मिलाकर इसका रंग नीला बना दिया जाता है। इसे विकृत अल्कोहल कहा जाता है। ये अंडरलाइन करने वाली बात है, विकृत अल्कोहल कि अल्कोहल की पहचान करने के लिए इसमें रंजक मिलाकर, इसमें कोई कलर मिलाकर इसका रंग नीला बना दिया जाता है, तो इसे क्या बोलेंगे, विकृत अल्कोहल, जब इसका रंग क्या कर देंगे, नीला। ईंधन के रूप में अल्कोहल, गन्ना सूर्य की प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने के लिए सर्वाधिक सक्षम है। कितनी अच्छी बात है, आप बड़ी बड़ी किताबें पढ़ लेना, ये बात नहीं लिखी होती ज्यादातर। गन्ना सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सर्वाधिक सक्षम होता है। जितनी भी अपनी सौर ऊर्जा होती है उसको केमिकल एनर्जी में सबसे ज्यादा कौन बदल सकता है, अपना गन्ना। गन्ने का रस मोलेसस सिरा बनाने के उपयोग में लाया जाता है। तो मोलेसस में क्या यूज होता है, गन्ने का रस, जिसका किण्वन करके अल्कोहल एथेनॉल तैयार होती है। गन्ने से शराब तैयार होती है, यस। कुछ देशों में अल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर उसे स्वच्छ ईंधन के रूप में इस्तेमाल में लिया जाता है। अल्कोहल के अंदर पेट्रोल मिला दो, गाड़ी बढ़िया चलेगी, यानी कि स्वच्छ ईंधन के रूप में काम लेगा। अल्कोहल प्लस पेट्रोल। यह ईंधन पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर केवल CO2 व जल उत्पन्न करेगा। अब कुछ ईंधन होते हैं जो अपूर्ण दहन में कार्बन मोनोऑक्साइड देते हैं, तो वो हमारे लिए हार्मफुल है ना। तो ये वाला स्वच्छ ईंधन का मतलब है कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या देगा, CO2 और वाटर देगा। अल्कोहल के साथ पेट्रोल मिलाओगे तब, और बनेगा कैसे, किण्वन। गन्ने की प्रोसेस में जब किण्वन करवाओगे तब एथेनॉल बनती है, और मोलेसस में भी यूज होता है। तो ये अपने अल्कोहल वाला यूज पूरा हो गया। अगली क्लास में करेंगे अपने एथेनोइक यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज, जो आपके दिया हुआ है सिलेबस में। फिर साबुन और अपमार्जक पढ़ने, और फिर आपका चैप्टर हो जाएगा नक्की। फिर सिलेबस में 10 टॉपिक हैं, उसमें से 3 अपने कर दिए, 7 रह गए। 7 करके फिर अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। आई होप यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। हो भी ना तो आप एक बार मेरी बात सुन लिया करो, उसके बाद आप बुक रीड करो। बुक रीड करने के बाद, सारे चैप्टर की बुक रीड करने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस ही इसका उपाय है कि अपने 5 में से 4 क्वेश्चन या 5 में से 5 क्वेश्चन सही कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं होता। क्योंकि अपने प्रॉपर इसको, साइंस को आप सोचो विवावा सारा टाइम दे के तो नहीं भाई, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, स्कूल मैनेजमेंट है, उन सबको ज़्यादा टाइम देना चाहिए। इनको बस जितना मैं आपको क्लास में करा रही हूँ उतना आप आराम से सुनो, 10 के 10 लेसन सुन लो, फिर उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। इतने में अपने क्वेश्चन निकल जाते हैं, ठीक है। अपने को ज़्यादा महारत नहीं हासिल करनी है, इसमें ज्ञान लेने के लिए बहुत टाइम पड़ा है। अब अपने को बस कैसे पढ़ना है, ओनली फॉर एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। तो थैंक यू सो मच।